अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है उमर महमूद एंड आई वेलकम यू ऑल टू अनदर एपिसोड ऑफ सीबीडी पंजाब डेफकास्ट। डेफकास्ट को शुरू करने का मकसद था कि हम सीबीडी पंजाब के डिपार्टमेंट्स की वर्किंग के बारे में आम इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा आगाही दे सके कि सीबीडी पंजाब के डिपार्टमेंट्स जो हैं वो काम किस तरह करते हैं और सीबीडी पंजाब की जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी डिलीवरी किस तरह की जाती है। आज हम जिस शख्सियत से बात करने जा रहे हैं, अगर मैं इनको एक हेड ऑफ द फैमिली की हैसियत से देखूँ तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। आज हमारे साथ मौजूद हैं सीबीडी पंजाब के टेक्निकल डायरेक्टोरेट के हेड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टेक्निकल सीबीडी पंजाब रियाज हुसैन साहब। ये उस डायरेक्टोरेट को हेड करते हैं जो कि सीबीडी पंजाब में एक बैकबोन की हैसियत रखते हैं, एक पिवट की हैसियत रखते हैं, जो कि सीबीडी पंजाब की जितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनकी डिलीवरी में, उनकी प्लानिंग में, उनकी एग्जीक्यूशन में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग होल्ड जो है इस डायरेक्टोरेट का होता है, वो है टेक्निकल डायरेक्टोरेट। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर, जितना कि मैंने आपको बताया कि बाकी अथॉरिटीज़ के अंदर जो है हम चीफ इंजीनियर की इस्तेलाह जो है वो इस्तेमाल करते हैं और सीबीडी पंजाब के अंदर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है किसी भी डायरेक्टरेट का जो हेड होता है उसको हम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के नाम से हम उनको पुकारते हैं। ये जो डेजिग्नेशन है वो ये होती है। सर, बीइंग एन एडी ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड पिवटल डायरेक्टरेट ऑफ डेवलपिंग अथॉरिटी टेक्निकल, सर व्हाट आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और एक डायरेक्टरेट के प्रोजेक्ट्स को लेके चलने में आपका क्या रोल होता है? थैंक यू वेरी मच जी। आपका बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ पे मदऊ किया। मैं आपको बताते चलूँ कि सीबीडी एक जिस्म की मानिंद है, जिसमें जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं, चाहे वो टेक्निकल डायरेक्टरेट हो, कमर्शियल डायरेक्टरेट हो, लैंड एंड एस्टेट हो और फाइनेंस हो, लीगल हो, ये सारे के सारे इनकी अपनी जगह पे एक ख़ास अहमियत है और किसी भी डिपार्टमेंट को किसी दूसरे डिपार्टमेंट पे स्पिरिटी हासिल नहीं है। ये एक टीम वर्क का नतीजा है। सीबीडी की कामयाबी के पीछे इन सारे डायरेक्टर्स की मुकम्मल रहनुमाई और मुकम्मल इस्तात के साथ इस्तेमाल होने की वजह से ही सीबीडी इस कदर मजबूत इदारा बना है। जहाँ तक मैं टेक्निकल डायरेक्टरेट की बात करूँ तो टेक्निकल डायरेक्टरेट जिसमें ब्रेन की सी अहमियत रखता है, जिस तरह किसी भी जिस्म का एक दिमाग काम करता है, इसी तरह किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में टेक्निकल डायरेक्टरेट की यही हैसियत होती है। हमारा टेक्निकल डायरेक्टरेट जो है वो 4 डायरेक्टर्स पे मुश्तमिल है, जिसमें डायरेक्टर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, डायरेक्टर डिज़ाइन और डायरेक्टर कंस्ट्रक्शंस। ये 4 डायरेक्टरेट्स हैं जो मिलके एक टेक्निकल डायरेक्टरेट बनाते हैं। अब आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट है, उसका अपना एक रोल है कि उसने जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उसकी मास्टर प्लानिंग को देखना है, उसकी आर्किटेक्ट को देखना है और उसकी अर्बन प्लानिंग को उन्होंने देखना है। जहाँ पर डायरेक्टर डिज़ाइन की बात आती है तो डायरेक्टर डिज़ाइन ने सारे डिज़ाइन एस्पेक्ट्स, वो इंफ्रास्ट्रक्चर का डिज़ाइन हो, वो स्ट्रक्चर डिज़ाइन हो, वो कोई और डिज़ाइन हो, सारे डिज़ाइन एक्सपेक्ट्स को डिज़ाइन डायरेक्टरेट ने देखना है। उसके बाद है डायरेक्टर प्रोजेक्ट्स। मैं समझता हूँ टेक्निकल डायरेक्टरेट में सबसे ज़्यादा अहमियत डायरेक्टर प्रोजेक्ट्स की है, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन के लिए काम करता है। इसने आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट से भी बात करनी है, इसने डिज़ाइन डायरेक्टरेट से भी बात करनी है, प्रोजेक्ट की शेड्यूलिंग भी करनी है, प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग भी करनी है, प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग भी करनी है, प्रोजेक्ट की क्वालिटी एश्योरेंस भी करनी है। इसके बाद है डायरेक्टर कंस्ट्रक्शन। अब डायरेक्टर कंस्ट्रक्शंस का क्या रोल है कि जितने भी प्रोजेक्ट्स हमारे ऑनगोइंग हो रहे होते हैं ऑन फील्ड, उस प्रोजेक्ट्स को एज पर डिज़ाइन, एज पर प्लानिंग, उसको उसने फील्ड के ऊपर इम्प्लीमेंट करना है। तो वो हमारा आप कह लें कि फील्ड में लड़ने वाला फौजी है, जो प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करता है और उसके एग्जीक्यूशन में उसकी क्वालिटी की मॉनिटरिंग, उसकी प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग की मॉनिटरिंग, सारी की सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर होती है। एज ए टेक्निकल हेड ऑफ ऑल दीज डिपार्टमेंट्स, तो मेरा जो रोल है वो सबसे पहला रोल तो ये है कि मैंने इन तमाम डिपार्टमेंट्स के अंदर बेहतरीन कोऑर्डिनेशंस के साथ अपनी प्रोजेक्ट की टाइमलाइंस को मीट करना है। फिर दूसरा जो मेरा टास्क है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बजट ओवररन ना हो, कास्ट ओवररन ना हो, मेरे पास कितने प्रोजेक्ट्स मैं खोल सकता हूँ और कितने प्रोजेक्ट्स की फंडिंग अवेलेबल है, फंडिंग्स किस प्रोजेक्ट को कितनी फंडिंग रिक्वायर्ड है और किस प्रोजेक्ट को किस पेस के साथ चलाना है और किस प्रोजेक्ट को हमने कब ख़त्म करना है, उसकी क्वालिटी को कैसे इंश्योर करना है, ये सारे के सारे टास्क मेरे ऊपर है। एज चूँकि
टेक्निकल हेड द इंजीनियर भी होता है मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स के, तो टेक्निकल सेंक्शंस भी मैंने अवॉर्ड करनी होती है, और फिर प्रोजेक्ट के PC1s की अप्रूवल्स भी मेरी जिम्मेदारी होती है। तो एक ओवरऑल तमाम जितने भी मेरे हेड्स हैं, जितने भी डायरेक्टर्स हैं, उन सब की चीज़ों को एवेल्युएट करके उन चीज़ों को फाइनल स्टेज तक पहुंचाना वो मेरी जिम्मेदारी है। से फॉर एग्जांपल एक डिज़ाइन हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डिज़ाइन हुआ है, डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर उसको देख रहा है। अब मेरी जिम्मेदारी ये है कि जो डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर ने डिज़ाइन को फाइनलाइज किया है, मैं उसकी पूरी तरह से छानबीन करने के बाद उसके तमाम SOPs क्या पूरे हुए हैं, उसकी प्री फिजिबिलिटी मुकम्मल हुई, उसकी फिजिबिलिटी मुकम्मल हुई, डिज़ाइन क्राइटेरिया देखा गया कि किस डिज़ाइन क्राइटेरिया के लिए हम डिज़ाइन कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ों को मॉनिटर करना टेक्निकल हेड की जिम्मेदारी होती है। फिर जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी मेरी है कि जो ही प्रोजेक्ट शुरू करना है, तो मैंने अपने सारे डायरेक्टर्स को गाइडेंस देनी है कि इस प्रोजेक्ट के लिए हमने इसको किस तरह से प्लान करना है, हमने किस वक्त के लिए प्लान करना है, और फिर हमने इसको कब कंस्ट्रक्शन फेज के अंदर लेके जाना है, और हमने इसको कब फिर इसकी बजटिंग कब करवानी है, बोर्ड से अप्रूवल कब लेनी है। ये सारी की सारी गाइडेंस मेरे थ्रू मेरे डायरेक्टर्स को जाती सर अभी आपने एक टर्म यूज़ की PC1। हम जो ऐसे टेक्निकल फील्ड से बिलोंग करते हैं या कुछ जो इंजीनियर्स हैं या जो सिविल इंजीनियर्स हमें देख रहे हैं या कंस्ट्रक्शन से जिन लोगों का ताल्लुक है, सर उनको शायद इस टर्म को अंडरस्टैंड करने में, कुछ समझने में आसानी होगी। सर हमारे देखने वालों के लिए बताइए कि जी ये PC1 जो है, इसका मतलब क्या है और इसकी अप्रूवल क्या होती है और इसके मैंने क्या-क्या फ़ायदे होते हैं? है। देखिए जी, ये प्रोजेक्ट कॉस्ट परफॉर्मा है, जो बेस करता है आपकी प्री फिजिबिलिटी और फिजिबिलिटी के ऊपर। प्रोजेक्ट कॉस्ट परफॉर्मे PC1, PC2, PC4, PC5 ये लोगों को समझना चाहिए कि जो PC1 है, ये हमारा उस वक़्त आता है जब हमने कंस्ट्रक्शन फेज़ के अंदर जाना है, तो हमने जो प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग करनी है, वो PC1 कहलाती है। अच्छा, उसके बाद जब आपने प्रोजेक्ट की प्लानिंग करनी है, और ये प्लानिंग कमीशन के प्रिस्क्राइब परफॉर्म में है कि जब भी आपने किसी प्रोजेक्ट को प्लान करना है, तो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर और स्टैंडर्ड परफॉर्मा प्लानिंग कमीशन ने इशू किया हुआ है। आप आजकल हमारा PND बोर्ड है पंजाब के अंदर, प्लानिंग कमीशन फेडरल के अंदर मौजूद है। तो उन्होंने एक अपना प्रिस्क्राइब परफॉर्मा दिया हुआ है कि अगर आपने फिजिबिलिटी बनानी है, तो आपने PC2 लेना है। अगर आपने कंस्ट्रक्शन के लिए जाना है, तो उसके लिए PC1 है। अगर आपने उसकी O&M करनी है, तो उसके लिए PC4 है। तो इस तरह PC1, PC2, 3, 4, 5, 6 तक हमारे प्लानिंग परफॉर्मे जाते हैं, जिसके अंदर आपकी फिजिबिलिटी शामिल होती है, फिर आपका एग्जीक्यूशन शामिल होती है, फिर आपकी O&M शामिल होती है, फिर आपकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए PC1 बनता है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए डिफरेंट PC1s हैं। और PC1 बनता कैसे है? सबसे पहले आप प्रोजेक्ट की प्लानिंग करते हैं, फिर उसका आप डिज़ाइन तैयार करते हैं। डिज़ाइन तैयार करने के बाद फिर आप उसकी कॉस्टिंग करते हैं। फिर आप सोर्स ऑफ फंडिंग बनाते हैं। फिर आप उसका इकोनॉमिक एनालिसिस करते हैं कि इस प्रोजेक्ट के बेनिफिट्स क्या हैं। फिर आप इसकी एनवायरमेंटल रिपोर्ट बनाते हैं, जिसे हम EIA कहते हैं या IEE कहते हैं, डिपेंड्स अपॉन कि आपका प्रोजेक्ट किस क्लास का है। तो फिर अगर आप EIA में जाना है, तो आप EIA है, IEE में जाना है, EI। ये सारी चीज़ें मिलके एक PC1 बनती है, जिसे हम प्लानिंग कॉस्ट परफॉर्मा कहते हैं। जिसकी बेस आपका डिज़ाइन होता है, जिसकी बेस आपके इकोनॉमिक एनालिसिस होते हैं, जिसकी बेस आपका डिज़ाइन क्राइटेरिया होता है, जिसकी बेस आपकी कॉस्टिंग होती है। अब कॉस्टिंग की किस तरह की जाती है, मैं लोगों को ये भी बता दूँ। कॉस्टिंग के लिए जो टूल है, पंजाब के अंदर जो इस्तेमाल हो रहा है, वो MRS हम कहते हैं। MRS में बहुत सारे आइटम्स जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल के आइटम्स होते हैं, उनकी हर 6 महीने के बाद एज़ पर मार्केट रेट एक एक रेट गवर्नमेंट मुतय्यन कर देती है। जैसे सैंड का ये रेट होगा, कंक्रीट का रेट ये होगा, आपकी स्टील का रेट ये होगा, वो हमें शेड्यूल के अंदर मिल जाते हैं। तो हम देखते हैं कि मेरे इस प्रोजेक्ट में इतना स्टील यूज़ होना है, वो 6000 टन हो सकता है, 4000 टन हो सकता है, 200 टन हो सकता है, जितना स्टील भी यूज़ हो रहा है। मैंने फिर वो जो आपकी क्या कहते हैं, MRS के अंदर जो रेट आया है, यूनिट रेट आया है,
मैंने उससे मल्टीप्लाई करके आपको एक कॉस्ट दे देनी है, जिसे हम प्रोडक्ट का, वो स्टील की कॉस्ट आ गई। इसी तरह सैंड की कॉस्ट आ जाती है, इसी तरह सीमेंट की कॉस्ट आ जाती है, इसी तरह क्रश की कॉस्ट आ जाती है, इसी तरह और बहुत सारे आइटम्स होते हैं जो रोजमर्रा इस्तेमाल में नहीं आते, वो कभी कभार इस्तेमाल में होते हैं, या उनके रेट्स की फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा आती है। तो फिर हम कोटेशन बेस्ड जाके मार्केट एनालिसिस करते हैं। हम 3 डिफरेंट जगहों से उसकी कोटेशंस लेते हैं, फिर उस कोटेशन की बेस पे जो लोएस्ट कॉस्ट हो, उसकी मटेरियल की कॉस्ट होती है, फिर उसकी लेबर की कॉस्ट होती है, फिर उसकी डिलीवरी की कॉस्ट होती है, फिर ये कहाँ से मटेरियल आ रहा है, ये सारी कॉस्टों को शामिल करते हुए हम फिर उसका एक रेट बनाते हैं, जिसको टेक्निकल हेड द इंजीनियर अप्रूव करता है।